Good afternoon, good evening, good morning everybody whenever you are watching this video। मैं आप सबका फिर से मेरे चैनल लेट्स टेक इट टू स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं एक नए जेनर पे मेरा ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जेनर है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये यूपीएससी, सीएससी और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत काम आता है। और ऐसा एक करंट अफेयर आज की दुनिया में जो भारत में चल रहा है वो है कर्नाटका के इलेक्शंस। तो फिर इस वीडियो में हम देखने वाले कर्नाटका के इलेक्शंस का बारे में करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट अफेयर्स जो कर्नाटका के इलेक्शंस में हुए। तो कर्नाटका की जुड़ी सभी जानकारी के लिए, कर्नाटका से जुड़ी सभी इलेक्शन की जानकारी के लिए जो इस साल हुआ इलेक्शन उसके बारे में तो सभी जानकारी होगी एक वीडियो में प्रदान की जाएगी आप सबको। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। अब हम जाते हैं अगले स्लाइड पर। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कर्नाटका के इलेक्शंस के बारे में कुछ करंट अफेयर्स जो इस बार हुए। तो अगर हम देखें कर्नाटका का जो इलेक्शन हुआ था इस बार, तो इस बार क्या हुआ। तो इस बार के इलेक्शन का अगर हम नतीजा देखें, इस बार के इलेक्शन का अगर हम नतीजा देखें तो कांग्रेस ने फिर से कर्नाटका में जीत हासिल की और अपनी सत्ता स्थापन की। कांग्रेस फिर से सत्ते पर आ गया है। बीजेपी अपनी इकलौती स्टेट जो साउथ इंडिया में थी कर्नाटका, उसको लॉस कर चुका है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे बीजेपी को हार मिली और कांग्रेस को जीत, ये सब इस वीडियो में बताया दिया जाएगा। ये पहली स्लाइड ये कह रही है कि कर्नाटका में इस बार कांग्रेस की जीत हुई और बीजेपी की हार। बीजेपी ने अपनी इकलौती स्टेट जो साउथ इंडिया में प्रेजेंट थी वो भी गवा बैठे। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगर हम देखें, अगर हम टोटल नतीजा देखें जो कर्नाटका में अबाउट 224 सीट्स प्रेजेंट है। कितनी सीट्स है कर्नाटका में, 224 सीट्स कर्नाटका में प्रेजेंट है। और किसी भी पार्टी को अगर रूलिंग में आना है या सत्ता स्थापन करनी है तो उसको 113 सीट्स की जरूरत होती है। कितनी, 113 सीट्स की जरूरत होती है। अगर हम देखें ये आंकड़े जो मैंने यहाँ पे पेश किए, ये रिजल्ट के थोड़ी देर पहले के, इसलिए ये ऐसे दर्शा रहे। अगर मैं असल में बात करूँ तो कांग्रेस को 124 सीट्स का प्रदान हुआ है, बल्कि यहाँ पे लिखा है 134 क्योंकि ये आंकड़े थोड़ी देर पहले के रिजल्ट्स के, इस कारण ये इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो फिर कांग्रेस को अगर मैं देखूँ, कांग्रेस को कितनी सीट्स है, कांग्रेस को 134 सीट्स। तो ये अच्छी तरीके से दर्शाता है कि कांग्रेस के पास अच्छी तरीके की हेल्दी लीड प्रेजेंट है। हेल्दी लीड प्रेजेंट होने के कारण कांग्रेस इजीली कर्नाटका स्टेट्स में अपनी मेजोरिटी पेश करके अपनी सत्ता स्थापन कर सकता है। और बीजेपी के अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास सिर्फ 65 सीट्स है। 65 सीट्स से तो कुछ होने वाला नहीं है, वो सत्ता पे नहीं आ सकते। अगर उनको जीडीएस का भी साथ मिल जाए और अदर्स, ये तीनों एक साथ मिलकर भी अगर सत्ता स्थापन करने की सोचे तो उनसे ये होने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस के अकेले के पास 134 सीट्स प्रेजेंट है। तो फिर वो इजीली जाके अपनी सत्ता स्थापन कर सकते हैं। बीजेपी अगर मैं बात करूं कांग्रेस के पिछले इलेक्शंस की, तो कांग्रेस को पिछले इलेक्शंस में भी बहुत ज्यादा सीटों का फायदा हुआ था, मुनाफा हुआ था और उसमें और बढ़त पाकर इस बार कांग्रेस ने कर्नाटका में अपनी सत्ता स्थापन की है। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, बीजेपी को पिछले इलेक्शंस में मतलब 2018 के इलेक्शंस में कितने थे, 105 सीट्स थे, 105 सीटें थी। पर अब कितनी बची है, 65 सीट्स ही बची है, बचे हैं उनके पास। तो उनका लॉस हुआ है 40 सीटों का, जो कांग्रेस ने जीत कर बहुत बड़ी बढ़त बनाकर यहाँ पे कर्नाटका में सत्ता स्थापन करने के लिए उनको काम आ सकती है। तो ये है बात सीटों की। अगर मैं बात करूँ जनता दल सेक्युलर की, तो उसको सिर्फ 21 सीटों पे ही समाधान करना पड़ा। पिछले इलेक्शंस में उनके सीटें बहुत ज्यादा थी पर इस बार वो भी कम होके 21 पे आ गए। अदर्स की बात करूँ तो फिर अदर्स में सिर्फ 4 ही सीट्स थे। अगर मैं बात करूँ टोटल शेयर की, तो टोटल बहुत ज्यादा शेयर मतलब अबाउट 40% शेयर ये कांग्रेस का है। कांग्रेस का वोटों का शेयर अबाउट 40% है। बीजेपी बीजेपी का शेयर उतना नहीं दिख रहा, 22-20-30% का शेयर है बीजेपी का। और बाकी जेडीएस और अदर्स का शेयर है वोटों में। अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं, मेजोरिटी के लिए 113 सीटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 124 है, इसलिए उसने तो कर्नाटक में सत्ता स्थापन कर ली है।
अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे, जो करंट अफेयर बता रहा है कर्नाटक के बारे में। अगली स्लाइड की बार अगर हम देखें अगली स्लाइड, तो क्या हुआ अचानक से कर्नाटक में। अगर हम देखें कर्नाटक में कितने सीट्स है, 224 सीट्स है। और अगर हमें पार्टी को सत्ता में आना है तो उनको 113 सीट जीतनी पड़ेगी। तो फिर हमने ये देखा इस बार का इलेक्शन बहुत आसानी तरीके से कोई भी पार्टी ने नहीं जीता है, मतलब कांग्रेस ने ये इलेक्शन बहुत इजीली नहीं जीता। उनको बहुत कष्ट करना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना पड़ा, उसके बाद उन्होंने ये टाइटली जो इलेक्शन हुआ उसमें वो जीत हासिल कर पाए। उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे भाषण किए, बहुत सारे बड़े बड़े मैदानों पे भाषण किए, बहुत बहुत मैनिफेस्टो बनाए, और उसके बाद ये सक्सेस उन्होंने पाया है। और जो वोट काउंटिंग की जो सिस्टम थी वो बहुत देर तक चली, इस बार 4 घंटों तक चली। और उसके एंड में हमें ये पता चला कि कांग्रेस को 124 सीट्स मिली है, बीजेपी को 70 और जेडीएस को 23 सीट्स मिल चुके थे। तो जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे बसवराज बोमाई, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पीएम मोदी ने इस इलेक्शन के दौरान बहुत बड़े बड़े रैलियां की थी, बहुत बड़े बड़े मैदानों पे संभाषण किए थे, और उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापन नहीं कर पाए और ये इलेक्शन हार गए। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगर हम देखें अगली स्लाइड में ये कहा गया है कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स जैसे कि कांग्रेस के जाने माने कर्नाटकी लीडर सिद्धरामैया, और जो है और भी जो सिद्धरामैया, वो जो कांग्रेस के बहुत फेमस लीडर है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि कांग्रेस पार्टी इस बार 120 से भी ज्यादा सीट्स जीत कर यहाँ पे सत्ता स्थापन कर लेगी। तो सिद्धरामैया पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी पार्टी के बारे में, यही ये स्लाइड बोलती है। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। अगर हम देखें अगली स्लाइड पे, तो कर्नाटक में जो कांग्रेस की पार्टी है, कर्नाटक में कांग्रेस की जो पार्टी है उसको चलाने वाले दो प्रमुख नेता है, पहले शिव कुमार और दूसरे सिद्धरामैया। इसलिए दो बड़े बड़े दल ऑलरेडी कांग्रेस में भी प्रेजेंट है, एक सिद्धरामैया का ग्रुप, एक शिव कुमार का ग्रुप। तो फिर इन दोनों में बहुत बड़े मतभेद इस बार नहीं हुए। अगर मतभेद हुए भी तो कांग्रेस की जो पार्टी थी नेशनल लेवल पे, तो राहुल गांधी ने आकर ये मतभेद सुलझाकर उन दोनों में आपसी दोस्ती बढ़ाई, आपसी संबंध बढ़ाए, जिस कारण से उसमें फूट ना पड़कर इलेक्शन के जो वोट है दोनों में ना बटा जाए और एकत्रित वोट कांग्रेस को ही आ जाए। इस ये भी बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस कर्नाटका में अपनी सत्ता को स्थापन कर सका इस बार। तो फिर ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि शिव कुमार का जो दल था और सिद्धरामैया का जो दल था वो एकत्रित आए, एकत्रित उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा, एकत्रित वो संबंध बनाए और एकत्रित रैलियां की, बड़े बड़े मैदानों पे जो गए और अपना संभाषण दिया। ऐसा नहीं हुआ कि सिद्धरामैया अलग हो गए और शिव कुमार अलग हुए, क्योंकि उन दोनों में मतभेद हुए कि कौन बन जाएगा सीएम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो दोनों एकत्रित आए और लड़े, इस कारण कर्नाटक में कांग्रेस में विजय प्राप्त हुई। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगर हम देखें अगली साइड पे, अगर मैं देखूं कर्नाटक, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मोदी और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, वो मुख्यतः वुमेन्स को और युवती युवत यू यूथ को टारगेट करता था। बीजेपी किसको टारगेट करता है, वुमेन्स को और यूथ को। यही कांग्रेस ने इस बार किया। कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने महिलाओं के लिए नए नए रोजगार रोजगार लाए, नए नए सुविधा लाई, नए नए ये तरीके लाए। ये सब तरीके उन्होंने कहाँ पे लाए थे, अपने मैनिफेस्टो में लाए। ये जो तरीके थे वो बहुत अच्छे थे, जो महिलाओं को पसंद आए और यूथ को भी पसंद आए, युवाओं को भी पसंद आए, इस कारण उनको बहुत बड़े मामले में वोट्स हुए और वो ये इलेक्शन जीत पाए। तो इस बार कांग्रेस ने किसको टारगेट किया, विमेंस को टारगेट किया और यूथ को टारगेट किया। बहुत बड़ा वोट बैंक होता था बीजेपी का, वो ही उन्होंने तबाह कर दिया। इस कारण कांग्रेस इस बार फिर से इसको सत्ते पे आ सका। अब हम जाते हैं अगली साइड पे।
अगर हम देखें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या कहा था वुमेन्स और यूथ के बारे में, सबसे पहले वुमेन्स के बारे में गृह ज्योति, जो क्या देती है 200 यूनिट की फ्री पावर देती है हर युवती को। उसके बाद गृह लक्ष्मी, वो क्या देती है 2,000 रुपए हर एक ऐसी औरत को जो एक फैमिली की हेड है। उसके बाद अन्ना भाग्य, जो क्या देती है 10 किलोग्राम ऑफ फूड देती है किसको, जो अनएम्प्लॉयड है और जो रोजगार में नहीं है, ऐसी जो औरतें हैं उनको 10 किलोग्राम का फूड ग्रेन देने का प्रॉमिस करती है। युवा निधि, वो क्या करता है, वो ये देता है कि 3,000 रुपए देने का ऐसा योजना थी। 3,000 रुपए किसको दिए जाएंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को जिसने डिग्री कंप्लीट की गई है, और 1,500 रुपए किसको देने वाले हैं, वो अनएम्प्लॉयड यूथ को जिसने डिप्लोमा कंप्लीट कर दिया है। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए सभी कर्नाटक राज्य में कहाँ भी वो घूम सकते हैं फ्री में, वो भी KSRTC बसेस से। ये सब जो योजनाएं है, ये योजनाएं कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखी है। अब देखते हैं कि कांग्रेस इस सब योजनाओं को असल में ला सकता है या नहीं, असल में ला सकता है या नहीं। अगर उन्होंने असल में ये सब लाया तो अच्छा ही है, अगर ये सब उन्होंने असल में नहीं ला सके और नाकामयाब हुए तो अगली बार हमको रिजल्ट पता ही है कर्नाटक में क्या होगा 2028 में। तो फिर ये सब योजनाएं जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं, जो वो करेंगे जब वो पावर में आ जाएंगे। और अब वो पावर में आ ही गए, तब देखते हैं कितने देर बाद ये सब योजनाएं कांग्रेस अपने राज्य में लागू करता है। तो अब हम जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगर मैं देखूं अगली स्लाइड में, तो अगली स्लाइड में एक और बात जो कांग्रेस ने की और इस इलेक्शन में उन्हें जीत के लिए बहुत काम आई, वो थी बजरंग दल और मुस्लिम कंसोलिडेशन की बात। बजरंग दल और मुस्लिम कंसोलिडेशन को कांग्रेस ने बहुत बड़ा ये समर्पण नहीं दिया। उन्हें उनको अलग ही रहने को पसंद किया, उन्हें उनको अवॉइड किया। यही उनको यही उनको जीत के मार्ग में लाने का एक बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने बजरंग दल को और मुस्लिम कंसोलिडेशन को पूरी तरीके से अवॉइड किया, उनकी तरफ देखा भी नहीं, और वो एक इलेक्शन जीत पाए। वही अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने बजरंग दल के ऊपर बहुत सारी बातें की कि वो सेपरेट टेम्पल्स बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। अब हम देखते हैं बीजेपी का हाल क्या हुआ है। बीजेपी ये इलेक्शन हार चुकी है। तो फिर कांग्रेस ने बजरंग दल और मुस्लिम कंसोलिडेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। भाई अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने बजरंग दल के बारे में बोला और बजरंग बली की एक नई आराधना करते हुए मंदिर स्थापना की बात की। वही मुस्लिमों के बारे में बीजेपी ने कुछ नहीं बोला, इसलिए मुस्लिमों के जो वोट्स थे वो कांग्रेस को चले गए, और बजरंग दल के वोट्स कांग्रेस को ही चले गए, ना कि बीजेपी को। इस कारण इस बार बीजेपी यहाँ पे सत्ता स्थापन में ये नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करें बीजेपी के लॉस के बारे में, तो बीजेपी के अगर हम लॉस के बारे में देखें तो बीजेपी की लॉस का जो सबसे पहला ये था, सबसे पहला इंडिकेशन कहाँ से आया, एग्जिट पोल से आया। एग्जिट पोल भी बोले कि बीजेपी के बड़े लॉस होगा इस बार कर्नाटक में। तो फिर बीजेपी ने अपनी इकलौती साउथर्न इंडिया में जो स्टेट थी वो भी लॉस कर दी। और हमने ये देखा है 1985 से कि जो भी पार्टी कर्नाटक में रूल करती है पहले टर्म में, वो दूसरे टर्म में फिर से इलेक्ट होके रूल में आने के चांसेस बहुत कम है 1985 से। सिर्फ दो एक्सेप्शन है, 2004 और 2018, जिसमें कांग्रेस फिर से पावर में आया। फिर वो पर उनकी पार्टी फिर से गिर गई, क्योंकि वो जो फिर से वो जो पावर में आए थे वो गठबंधन से आए थे, ना कि खुद के लीड से आए थे। गठबंधन से आए थे, गठबंधन की पार्टी कर्नाटक में कभी भी नहीं चली, वो हमेशा फिसल गई। या वो सत्ता स्थापन करने में तो कामयाब हो गई, पर वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया। तो गठबंधन तो कर्नाटक में काम नहीं आता, 1-2 साल में वो भी टूट जाता है। अगर हम बात करें रूलिंग पार्टी फिर से रूल में आने की, तो वो कभी भी कर्नाटक में नहीं हुआ है 1985 से। तो फिर ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हम कर्नाटक में देखते आ रहे हैं 1985 से, इसलिए कर्नाटक को स्पेशल स्टेट माना जाता है। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। अगर हम देखें वोट शेयर इस इलेक्शन का,
अगर मैं बोलूँ इस इलेक्शन का वोट शेयर कर्नाटक में, तो मैंने पहले ही बताया है कि कांग्रेस ने 43% वोट जीते, उनका 5% का मुनाफा हुआ है पिछले इलेक्शन के कंपेयर में। बीजेपी का वोट उतना ही रहा है, पिछले साल भी 36% था, इस साल भी 36%। अगर मैं बात करूं जेडीएस की, तो जेडीएस का जो वोट वो वोट परसेंटेज है वो कम हुआ है 5% से। पिछले साल उनका 18% था, इस बार उनका 13% ही है। तो फिर ये वोट शेयर इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताया गया है। और एक बात जो कर्नाटक इलेक्शन में बहुत चर्चे में आई थी, और वो ये बात थी कि कांग्रेस पार्टी जो थी, जब वो रैलियां बना रही थी, मैदानों पे भाषण दे रही थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन इस बार जो ईवीएम मशीन लाने वाला है कर्नाटक के इलेक्शंस में, ये जो ईवीएम मशीन है वो उन्होंने इंपोर्ट किए। कहाँ से इंपोर्ट की है? साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए। और इलेक्शन कमीशन ने ये जो ईवीएम मशीन थे वो साउथ अफ्रीका को पहले भेजे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस होने थे। इलेक्शंस होने के बाद साउथ अफ्रीका से ये ईवीएम मशीन अब कर्नाटक के इलेक्शन के लिए भारत में फिर से लाए गए हैं। तो ये कहना था कांग्रेस पार्टी का। पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद जब इस पे विचार समरवर्ष किया गया, तो ये पाया गया जो ईवीएम मशीन कर्नाटक के इलेक्शंस में यूज किए गए, वो ईवीएम मशीन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए और कहीं भी बाहर भेजे नहीं गए थे, साउथ अफ्रीका में भेजे नहीं गए थे। ये सब कहना जो कांग्रेस पार्टी का था वो बिल्कुल गलत था। ऐसा हमें देखने को मिला इस बार कर्नाटक के इलेक्शन में। ठीक, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पे याचिका दाखिल की थी कि उन्होंने वो ईवीएम मशीन साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवीएम मशीन भारत में ही निर्मित हुई है और भारत की ही ईवीएम मशीन भारत के राज्य के इलेक्शंस में यूज की जाती है। ये सबसे बड़ा ये है बात है इस बार की। तो फिर ये ऐसे मामले हर बार होते रहते हैं, इलेक्शंस कहाँ भी हो, कर्नाटक में हो या उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, ईवीएम की बात तो आती ही है। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। तो फिर इस स्लाइड में ये बताया गया है कि 2 दिन पहले कर्नाटक के रिजल्ट्स के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये क्लेम डिक्लेम किया था कि ईवीएम मशीन साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट की गई है। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि ईवीएम मशीन साउथ अफ्रीका के इलेक्शन को कभी भी नहीं गई और कहा भी नहीं गई इससे पहले भी। तो फिर हमने कभी किसी भी कंट्री से ईवीएम मशीन कभी ना इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है, ये कहना था इलेक्शन कमीशन का कांग्रेस के कहने पे। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। सो इस स्लाइड में भी वही कहा है जो मैंने पहले कहा है कि ईवीएम मशीन कभी भी इंपोर्ट नहीं की या कभी एक्सपोर्ट नहीं की। हमारी ईवीएम मशीन ही हम यूज करते हैं, किसी और की नहीं। सो इस तरीके से इस बार की कर्नाटक के इलेक्शंस के जो जो हाईलाइटेड मुद्दे थे मैंने सभी डिस्कस किए गए। जैसे सिद्धरामैया शिव कुमार के बीच के जो दल थे उनको एकत्रित आकर उन्होंने इलेक्शंस लड़ा और जीत गए। कांग्रेस पार्टी फाइनली फिर से पावर में आई। कर्नाटक में कितने सीटें जीती? 124 सीट जीती। मिनिमम पावर में आने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है? तो 113 सीटों की जरूरत है। फाइनली मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरा मानना है आपको। ये मेरा नया वीडियो था, नया टॉपिक के करंट अफेयर्स में। पहले मैंने बहुत वीडियो लाए डिलीटेड टॉपिक्स की क्लास 11th और 12th पे। अब मैं बनाऊंगा वीडियोस करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स इसलिए काम आते, हमारे जीके के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ सीयूईटी एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। उसके साथ यूपीएससी सीएससी एग्जाम और सिविल सर्विस एग्जाम्स जो भी प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, उस सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ थे मुद्दे जो कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलवाए और बीजेपी को हार दिलवाई। उसके साथ साथ कर्नाटक इलेक्शंस के जो हाईलाइटेड मुद्दे थे वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इस कारण मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मेरे वीडियो को टाइम देखे देखा। मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।